हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस आरओ 2022 को लेके। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी जानकारियों पे चर्चा करेंगे। वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस के बारे में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ओ लेवल किसके लिए चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, टाइपिंग किनको देना है, किनको नहीं देना है, ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी क्या रहती है आरओ की। मैं अपनी पे स्लिप दिखा दूंगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। जो हाई कोर्ट आरओ की सैलरी है वही सेक्रेटेरिएट आरओ की भी सैलरी है, 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी तो सैलरी स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है ना। तो जितना एचआरए उनको मिलता है उतना ही एचआरए हमें मिलता है, क्योंकि फ़र्क बस इसी से आता है सैलरी में। सबसे पहले वैकेंसीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने अभी तक का जो कैलेंडर है यूपी पीसीएस का, उस कैलेंडर में कहीं मेंशन तो है नहीं आरओ 2022 प्रीलिम एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम भी शायद दिसंबर तक हो जाए। अगर आप लोगों ने कैलेंडर देखा हो तो कुछ कॉलम खाली रखे हैं कमीशन ने, यानी कुछ दिन यहाँ पे रिजर्व करके रखे हैं, वहाँ पे वो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि यूपी पीसीएस आरओ 2022 दिसंबर तक कंडक्ट हो जाए। और प्रीलिम दिसंबर 2022 में अगर हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली 2023 में मेंस होगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय है इसको प्रिपेयर करने का। वैसे कमीशन के पास अभी आरओ की वैकेंसीज अच्छी खासी खाली पड़ी हैं, लगभग 600 वैकेंसीज अभी खाली हैं, और लगभग शायद 250 से 300 आरओ की भी खाली हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो अच्छी दिख रही है। अब देखते हैं कितनी पोस्टें ये नोटिफाई करते हैं। खैर, जितनी भी रिक्तियाँ हैं हमें तो पढ़ाई करना ही है। देखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग या तो सेक्रेटेरिएट में होगी, सचिवालय में होगी लखनऊ में, या फिर यूपी पीएससी जो कमीशन है यहाँ पे होगी। अच्छी रैंक आ जाएगी तो आपको सेक्रेटेरिएट मिल जाएगा, सचिवालय मिल जाएगा, आप लखनऊ में जाके बैठेंगे। यूपी पीएससी कमीशन में भी पोस्टिंग होती है, इलाहाबाद आके आपको बैठना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इलेक्शन ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे भी पोस्टिंग हो जाती है आरओ की। मुख्य रूप से जो पोस्टिंग होती है वो सचिवालय में या फिर आयोग में होती है। यहाँ पर आयोग कुछ पोस्टें रिजर्व करके रखता है स्पेशल पोस्ट के रूप में, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन या फिर आपकी ग्रेजुएशन कॉमर्स में है या फिर कंप्यूटर में है या फिर उर्दू में है या फिर हिंदी में है, तो इनके लिए भी अलग से पोस्टें होती हैं। वो 8-10 पोस्टें रिजर्व करके रखता है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट हो, कोई भी डिग्री हो आपके पास। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है एनी ग्रेजुएशन, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 21 से 40 साल तक आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 43 वर्ष तक दे सकते हैं एग्ज़ाम। अगर SC ST में आते हैं तो 45 तक दीजिए, ठीक है। ये रिलैक्सेशन है ओबीसी और SC ST को। जनरल 40 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखिए। अगर आप ARO में जाना चाहते हैं तो ARO के लिए O लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर है, O लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन कमीशन ने पिछली बार के नोटिफिकेशन में O लेवल के समकक्ष कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हो सकती हैं उनको भी डिटेल से बताया है। आप 2021 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, और उसमें बहुत बड़ी सी टेबल है, उसमें साफ साफ लिखा है कि समकक्ष कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होगी जो इक्विवेलेंट होगी O लेवल सर्टिफिकेट के। जैसे मैं एक समकक्ष क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, PGDCA अगर आपके पास है तो कमीशन ने PGDCA को O लेवल डिग्री के बराबर माना है, इक्विवेलेंट माना है, समकक्ष माना है। ऐसे ही कमीशन ने नोटिफिकेशन में बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, उसमें देख लीजिए सारी डिग्रियां हैं जो इक्विवेलेंट है O लेवल के। अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो आप ARO के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आरओ के लिए कोई O लेवल नहीं चाहिए, बस आपको एनी ग्रेजुएट होना चाहिए। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। देखिए, यूपी पीसीएस आरओ 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा और ये टाइपिंग टेस्ट। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है 140 क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, इसलिए पूरा टोटल कितना हो गया 140 नंबर का। और दूसरा पेपर जो शाम की मीटिंग में होता है, हिंदी का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो 60 नंबर हो जाते हैं। टोटल 140 और 60 नंबर, ये 200 नंबर का पूरा प्रीलिम होता है। इसी में आपकी कट ऑफ बनती है। जैसा आप यूपी पीसीएस प्री देते हो वैसे ये जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, बस यहाँ पे 140 क्वेश्चन रहते हैं और थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड रहते हैं। बाकी क्वेश्चंस का लेवल वही रहता है जो यूपी पीसीएस प्री में रहता है। और ये जो हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, कमीशन ने यहाँ पे सिलेबस फिक्स किया हुआ है। 6 टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से
10-10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 नंबर हो जाते हैं। क्लियर है। और ये 6 टॉपिक कौन कौन से रहते हैं? पहला टॉपिक विलोम शब्द है, 10 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टॉपिक बर्तनी है, 10 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं। चौथा टॉपिक है तत्सम तद्भव। पांचवा टॉपिक है विशेष विशेषण। और छठवां टॉपिक है पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और ये 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 नंबर हो जाते हैं और बड़े आसान होते हैं। आप आराम से 50+ यहाँ पे स्कोर कर लोगे। यहाँ पहले पेपर में 140 क्वेश्चंस में आप 90 क्वेश्चंस बना लीजिए सही सही, और सेकंड पेपर में हिंदी वाले में आप 50+ आराम से इजीली मैनेज कर लेंगे। टोटल कितना हो गया? 90 + 50 140 आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्री में मेंस देंगे आप। वैसे अभी तक का जो कट ऑफ है वो 128, 129, 132 ऐसे रह रहा है। 140 मान के चलिए यार, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है ना। ये पूरा प्रारंभिक परीक्षा का सीन था। यह है मेंस एग्जामिनेशन। आपको 3 पेपर देना है। यहाँ पर देखना है कौन ऑब्जेक्टिव है कौन सब्जेक्टिव है। पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जो आपने प्री में दिया था ना पहला पेपर, बिल्कुल वही पेपर है। बस यहाँ पे क्वेश्चंस 120 आने हैं, वहाँ पे 140 थे। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, टिक मारने वाला। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, टोटल नंबर 120 हो जाएगा। ये है दूसरा पेपर। दूसरा पेपर में 2 खंड हैं, खंड ए खंड बी। खंड में ये आलेखन वाला सेक्शन है, जो हमें लिखना होता है। यहाँ पे लेटर राइटिंग लिखना होता है, ऑफिशियल लेटर लिखने होते हैं, अर्धशासकीय शासकीय पत्र वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। ये खंड ए जो आलेखन वाला सेक्शन है, ये 100 नंबर का आता है। इस 100 नंबर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पे गद्यांश रहता है, सारांश रहता है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र रहते हैं, ऑफिस लेटर रहते हैं, कार्यालय आदेश वगैरह, ये सब चीज़ें आपको खंड ए में मिलेंगी और ये 100 नंबर का आता है। और ये कैसा पेपर होगा? ये ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा। दूसरा खंड बी है सामान्य हिंदी का, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। जो आपने प्रीलिम में देखा था, आपने प्रीलिम में पेपर नंबर 2 देखा ना हिंदी का, 60 क्वेश्चन आए थे, 6 टॉपिक हम लोगों ने देखे थे 60 नंबर के। यहाँ पे बस फ़र्क कितना है कि वहाँ पे 6 टॉपिक थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में खंड बी में सिर्फ 5 टॉपिक हैं। यहाँ पे पर्यायवाची काट दीजिए तो ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो जाएगा खंड बी वाले सेक्शन का। ठीक है, तो वहाँ पे 6 टॉपिक थे और यहाँ पे मैं 5 टॉपिक लिख दे रहा हूँ। और ये भी MCQ बेस्ड है, लिखने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। और मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर है निबंध। निबंध में यहाँ पे 9 चॉइसें आती हैं, 9 में से आपको 3 करना पड़ता है। ऐसे 3-3 करके खंड रहते हैं। ठीक है, 3-3 करके खंड रहते हैं। यहाँ से 1 पिक करना होता है, इस सेक्शन से 1 पिक करना होता है, इस सेक्शन से 1 पिक करना होता है। तो टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं। क्लियर है। और हर एक निबंध 40 नंबर का रहता है, तो ये टोटल हो जाता है 120 नंबर। पहला पेपर 120 नंबर का, दूसरा पेपर ये पूरा जोड़ ले रहा है, पूरा हिंदी का जोड़ ले रहा है, 100 और 60 160 का। पहले 120 हो गया था, 120 हो गया, दूसरा पेपर 160 का हो गया, तीसरा पेपर 120 का हो गया। कितना हो गया टोटल? 400 नंबर का। यानी मेंस जो है वो 400 नंबर का है। तो मुख्य परीक्षा में लिखने वाला काम कहाँ कहाँ पे है? हिंदी वाले सेक्शन में ये जो खंड आ रहा है आलेखन वाला, और ऐसे ये सब्जेक्टिव है। और मेंस परीक्षा में MCQ बेस्ड कहाँ पे है? पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का, और ये हिंदी का खंड बी जो है सामान्य हिंदी का, यहाँ पे भी आपको MCQs मिलेंगे। क्लियर है अब? चलिए, ये मेंस हो गया। बाकी सैलरी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे टाइपिंग का देख लीजिए। टाइपिंग का वैसे हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं। O लेवल सर्टिफिकेट चाहिए या फिर समकक्ष योग्यता चाहिए? समकक्ष क्या क्या है ये नोटिफिकेशन में बताया है कमीशन ने, वो आप लोग चेक कर लीजिए। और ये ARO के लिए चाहिए होता है। ARO में ही टाइपिंग की ज़रूरत होती है, RO में कोई टाइपिंग नहीं होती है, कोई O लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? एनी ग्रेजुएशन चाहिए। क्लियर है। अब आइए सैलरी स्ट्रक्चर पे। देखिए, अगर रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो एक क्लास 2 ऑफिसर होता है, ग्रुप बी का ऑफिसर होता है, गजेटेड होता है, राजपत्रित होता है। जबकि ARO क्लास 3 ऑफिसर की कैटेगरी में आता है और ये राजपत्रित नहीं होते हैं, नॉन गजेटेड होते हैं। खैर, यहाँ पे ARO से RO पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है, तो वही चीज़ हो जाती है सेम। बाकी दोनों पोस्ट में बस इतना ही फ़र्क है, बाकी ज़्यादा अंतर है नहीं। आप सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगभग सेम सैलरी होती है, 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है। समीक्षा अधिकारी 4800 ग्रेड पे होते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी 4600 ग्रेड पे पर एंट्री लेते हैं। मैं अपनी RO की पे स्लिप दिखा दे रहा हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ से पैसा बनता है, कहाँ कहाँ पे डिडक्शन होता है, कितना HRA मिलता है, कितना DA गवर्नमेंट देती है, और फाइनली इन अकाउंट में कितना आता है। अगर पे स्केल में देखना चाहते हैं तो पे स्केल RO का 47,600 से 1,51,000 तक होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब एंट्री लेते हैं, जैसे आपकी पोस्टिंग होती है, जो पहली सैलरी आती है उसकी बेसिक पे होती है 47,600। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है, ये बेसिक पे आपकी बढ़ती जाती है, और जब आपकी 60वीं साल चल रही होगी उस टाइम पे आपकी बेसिक पे रहेगी 1,51,000।
क्लियर है? ये पे स्केल का मतलब होता है। जैसे आप ARO में जाएंगे तो आपका एंट्री लेवल पे जो बेसिक पे होगा वो 44,900 रहेगा, और जब आपकी 1 साल पूरी हो जाएगी तो दूसरे साल में आपकी बेसिक पे बदल जाएगी, ये नहीं रहेगी, 44,900 नहीं रहेगी, इसमें 1,500-2,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। और जैसे जैसे आपकी सर्विस होती जाएगी आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा, और ये लास्ट 60 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ बेसिक पे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो अलग होते हैं, वो आप अभी देख लीजिए सैलरी स्लिप में। आइए मैं यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप दिखा दे रहा हूँ, और ये पे स्लिप हाई कोर्ट RO की है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट RO की नहीं है, लेकिन सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखा हूँ ताकि प्राइवेसी इशू की वजह से कुछ दिक्कत ना हो, तो और कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ मत लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिव्यू ऑफिसर डिजिग्नेशन, ये क्लास 2 गजेटेड होते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेसिक यहाँ पे 50,500 है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने तो 47,600 पढ़ा था, ये पढ़ा था ना RO का। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एंट्री लेवल का होता है, जब आपकी पोस्टिंग होती है पहली साल होती है। चूँकि मुझे यहाँ पे 3 साल हो गया तो ये आपको ये बढ़ के दिख रही है। पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हैं, 47,600 से 1,51,100 रुपये RO लेवल 8 में होते हैं, और ARO लेवल 7 में होते हैं, उसका ग्रेड पे 46 होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। देखिए ये बेसिक आपको 50,500 रुपये दिख रही है। महंगाई भत्ता यानी DNS अलाउंस, DA जिसे बोलते हैं, अभी 31% गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका ही 15,655 रुपये हो जाता है। हाउस रेंट मिल जाता है 5,620 रुपये, ड्रेस का भी मिलता है 500 रुपये हर महीने, और ये कभी कभी स्पेशल मिल जाता है, ये हर बार की सैलरी में इंक्लूड नहीं रहता है। ये जून मंथ की सैलरी है तो ये पता नहीं कैसे आया, मुझे खुद नहीं पता। तो आपकी बेसिक सैलरी में ये सब जुड़ जाएगा, और बाकी जो डिडक्शन करती है गवर्नमेंट, डिडक्शन में ये NPS से कटता है 6,616 रुपये, जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, 60 साल जब हो जाएंगे आपके रिटायरमेंट के समय पे ये पैसा आपको मिलता है। GIS का 200 रुपये कटता है हर महीने, इनकम टैक्स का 5,000 रुपये हर महीने कट जाता है, ये वेरी करता रहता है, कभी 7,000 रुपये कट जाता है, कभी 3,000 ही कटता है। तो आप यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी बनती है RO की 73,575 रुपये। कितना? 73,575 रुपये, ये ग्रॉस सैलरी है। और इन्होंने डिडक्शन जो की है, NPS का डिडक्शन देखा था आपने, इनकम टैक्स का देखा था, और 200 रुपये देखा था GIS का, तो उन्होंने 11,816 रुपये इससे काट लिए, बचा कितना? 61,759 रुपये। यही अकाउंट में आता है पैसा। यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट ट्रांसफर टू द बैंक 61,749। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये पैसा हो जाता है RO का। और यहीं पे ARO की सैलरी में आप यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये घटा लीजिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 3,500 रुपये घटा लीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे RO का ग्रॉस सैलरी 73,500 रुपये बन रहा है, तो ARO का 70 या फिर 69 ऐसे बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ये समस्त जानकारी थी UPPCS RO ARO को लेके। पिछली बार के RO ARO के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चलाई थी, आप लोगों ने उसको काफ़ी देखा भी था, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों ने दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार भी टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, मार्केट में जैसे ही आती हैं तो मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा। ये जो हम लोगों ने पुराने टेस्ट सीरीज लगाए थे 2021 के लिए, प्ले लिस्ट पर पड़े हुए हैं, आप लोग देख लेना, क्योंकि उन टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया था और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, 2022 का जैसे ही आ जाता है हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आपको डिटेल में सिलेबस देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए एक नज़र में। प्रारंभिक परीक्षा का हम लोगों ने 2 पेपर देखा है, पहला पेपर सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। पहले पेपर का जो सिलेबस है वही जो PCS प्री में हम लोग पढ़ते रहते हैं, विज्ञान, इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, है ना, एग्रीकल्चर। और दूसरा पेपर जो हिंदी का होता है उसमें हम लोगों ने 6 टॉपिक देख ही लिए थे। ठीक है, मेंस परीक्षा में 3 पेपर देखे थे। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का, तो जनरल स्टडीज़ का तो वही सिलेबस है जो यहाँ पे ये सब दिख रहा है, वही क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस रहते हैं बस, वहाँ पे 140 रहते हैं। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और आलेखन का रहता है, इसमें 2 खंड हम लोगों ने पढ़े थे। पहले खंड में, खंड यहाँ पे जो 1 लिखा है, हम लोगों ने खंड A करके जो पढ़ा था, गद्यांश, सारांश वगैरह यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सरकारी लेटर वगैरह लिखने होते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र यानी सर्कुलर, ये सब चीज़ें आपको खंड A में मिलेंगी। यहाँ पे अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन भी पूछता है, हिंदी से अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन पूछता है, आसान से रहते हैं। कंप्यूटर ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब सब्जेक्टिव होता है, ये पेपर सब्जेक्टिव होता है। अब इन सब पे यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। खंड 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीलिम में जो हिंदी में आता है वहाँ पे 6 टॉपिक थे, यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक हैं, पर्यायवाची यहाँ पे नहीं होता है, और ये भी MCQ बेस्ड होता है। यहाँ पे खंड 2 में सब्जेक्टिव लिख गया है, ये गलत प्रिंट हो गया, इनसे ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ये MCQ बेस्ड ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और इसका जो तीसरा पेपर होता है वो ऐसे का होता है। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था 9 चॉइस आपके पास रहती हैं, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं,
एक एक यहाँ से चूज़ करना पड़ता है, हर सेक्शन से एक एक चूज़ करना पड़ता है। इस क्षेत्र में जो आपका सेक्शन मजबूत हो उसको तैयार कर लीजिए, इस क्षेत्र में जो मजबूत हो एक निबंध यहाँ से तैयार कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी कीजिए। 3 टॉपिक को उठाइए, 3 क्षेत्र को उठाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उस पर बेहतरीन से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इसी पेपर से होता है। ये मान के चलिए ऐसे ही सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि इसी पेपर में सीधा सीधा 30 से 40 नंबर का फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो यही फिर रोल अदा कर देता है सिलेक्शन में। एक निबंध 40 नंबर का है, 40 में अगर 8 नंबर आ गया तो क्या करोगे फिर? तो फाइट से वैसे ही बाहर हो जाओगे। एक ऐसे ख़राब होने का मतलब है कि उसमें फिर एग्जामिनर 8 नंबर देने वाला है या फिर 12 नंबर देने वाला है। तो जब यहाँ पे कमीशन आपको इतनी सारी चॉइसेस दे रहा है तो आप एक एक सेक्टर को मजबूती से तैयार कर लीजिए। हो सकता है आपको सामाजिक क्षेत्र अच्छा लगता हो तो आप इसी से एक तैयार कीजिए निबंध अपना। दूसरे खंड में हो सकता है आपको साइंस टेक्नोलॉजी वाला अच्छा लगता हो या फिर कृषि व्यापार वाला अच्छा लगता हो, आर्थिक क्षेत्र आपको अच्छा लगता हो, साइंस टेक पसंद है तो आप साइंस टेक को बढ़िया से तैयार कीजिए। तीसरे खंड में देखिए प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे लिखी हैं, भूस्खलन, चक्रवात, इन सब पे तो अक्सर लोग लिखते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो इसी को तैयार कीजिए बढ़िया से। गवर्नमेंट की योजनाएं, प्रोजेक्ट वगैरह इंटरेस्ट है तो इनको तैयार कीजिए। बस एक एक टॉपिक ही तो पकड़ना है। ठीक है साहब लोग, तो फिर जुड़ जाइए बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।